हेलो डियर। आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए किस किस तरह के मेथड्स का यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ये प्योर मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं है। आप इंटीग्रेशन के बारे में स्टैंडर्ड 12th में जाकर पढ़ेंगे, खूब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो बेसिक चीज़ें फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं, इस सीरीज़ में हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले इंटीग्रेशन के 3 वीडियोस में हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि इंटीग्रेशन का यूज़ किस तरह से होता है। फिर हमने देखा कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, जिसे समझने के लिए हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से एक फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था। एंड देन हम लोगों ने ये देखा कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन का उल्टा क्यों होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्यों होता है। ये चौथा वीडियो है। यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स और मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक से रूल्स और कुछ जो जो सबसे फंडामेंटल मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ बिल्कुल सिंपल फंक्शंस के इंटीग्रेशन किस तरह का होता है, उसके लिए जो इंटीग्रल बनता है वो किस तरह का बनता है। तो यहाँ पर लिस्ट में आपको दिख रहा है। ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख रहा है, जो कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल्स में बात किया था। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का सिंपल फंक्शन ना हो और हमें इंटीग्रेट करना पड़े, तो उस सिचुएशन में हम किस किस तरह के सिचुएशन में कैसे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, वैसे इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बात किया था। कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि कोई एक फंक्शन रहेगा जिसे हमें इंटीग्रेट करना होगा, वो नोन फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रेशन नोन होगा, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा। वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। और कभी ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें आता हो, लेकिन वो सिंगल फंक्शन नहीं होगा, उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन, इसका भी मान ले हमें पता हो कि इसे इंटीग्रेट करने से कौन सा फंक्शन बनता है, लेकिन वो दोनों एडेड या फिर उनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्टेड होगा। ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह के रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला वाला सिचुएशन देखते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था इससे पहले। तो पहला वाला सिचुएशन ऐसा है कि कोई फंक्शन है, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कांस्टेंट को इंटैक्ट इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाते हैं और फिर ये जो फंक्शन है इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, तो इसे यहाँ से हटा दिया जाए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए, साइन ऑफ एक्स डी एक्स इसे इंटीग्रेट करना हमें आता है। हमें पता है ये बराबर हो जाता है नेगेटिव कोसाइन ऑफ एक्स के, लेकिन उसके साथ ये 5 मल्टीप्लाइड है। तो यही वाला रूल हम फॉलो करेंगे कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है इस फंक्शन के साथ। तो 5 इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करेंगे जब, तो हम इस 5 को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रल साइन के, और फिर साइन ऑफ एक्स डी एक्स इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमें पता है साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है नेगेटिव कोसाइन ऑफ एक्स। वेल, तो 5 इंटू नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स, और इसके साथ हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा। वेल, तो द फाइनल आंसर इज -5 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब डी एक्स, इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये 3 मल्टीप्लाइड है। तो उसी तरीके से हम 3 को बाहर ले जाएंगे और एक्स क्यूब डी एक्स इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है एक्स क्यूब डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा एक्स टू द पावर में 3 है, तो 3 + 1 = 4, डिवाइडेड बाय वही 3 + 1, तो वही 4, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेल, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो इस तरह से इस फंडामेंटल रूल को, बेसिक रूल को हम यूज़ करते हैं। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस ऐडेड या सब्ट्रैक्टेड अगर हो तो इस तरह का हम रूल को फॉलो करते हैं। अगर ऐडेड हो तो यहाँ पर प्लस साइन होगा, और अगर ये यहाँ पर माइनस साइन है तो हम यहाँ पर भी माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसे जब हम इवैल्यूएट करेंगे, यहाँ पर देखें दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो वही तरीका वही होगा। दो फंक्शंस हो तो जिस तरह के तरीके को हम यूज़ करेंगे, तीन फंक्शंस हो या चार फंक्शंस हो तो उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, दिस 1/x dx, माइनस, ये जो माइनस साइन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू कोसाइन ऑफ x dx। अब देखिए यहाँ से इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस 4 को बाहर ले जाते हैं। सबसे पहले 4 इंटू x² dx को इंटीग्रेट करेंगे। x² के लिए x⁴ 2 + 1 = 3, वही 3 डिनोमिनेटर में। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार में हम लोग लिख लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तीनों में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, तीनों को एक साथ हम एट लास्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे लिख सकते हैं। वेल, यहाँ पर 1/x dx, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x, और फिर आगे यहाँ पर इस 2 को बाहर ले जाए। लॉगरिदम के बारे में हम लोगों ने इस सीरीज़ में एक वीडियो में, हमने पहले शुरुआती वीडियो में ही हमने बात किया था कि लॉगरिदम होता क्या है, नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है। तो बेहतर होगा अगर आपको लॉगरिदम जानना है क्या है तो उसके लिए आप इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन कीजिए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वेल, इसके लिए इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 2 को हम बाहर ले जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ x dx। वेल, कोसाइन ऑफ x dx, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है साइन ऑफ x, क्योंकि साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है कोसाइन ऑफ x। तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ऑफ x, सो साइन ऑफ x, ब्रैकेट, चलिए ब्रैकेट हटा ही देते हैं, इससे पहले हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर साइन ऑफ x, 2 इंटू साइन ऑफ x, और एट लास्ट दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे थोड़ा सजा के आप ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 यहाँ पर x³ प्लस नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x माइनस 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेल, तो ये सेकंड रूल था। ये दोनों रूल बड़ा ही सिंपल है, ये कुछ बिल्कुल बेसिक सा रूल है। मैं फिर से आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कुछ वीडियोस में इसे कवर करना संभव नहीं है। आप स्टैंडर्ड 12th में जाएंगे तो फिर मैथमेटिक्स के क्लास में, लेक्चर में आप इंटीग्रेशन सीखेंगे। ये चूँकि 11th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स के लिए है, हम शुरुआत में देख लेते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो कि आगे फिज़िक्स में यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन का आइडिया आपको लग जाए। जो बेसिक टूल्स है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पे बात किया था, उसका बेसिक आइडिया आपको मिल जाए ताकि जब फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स में उसका एप्लीकेशन हो तो आप उसे अप्लाई कर पाएँ, सिंपल वे में उसे अप्लाई कर पाएँ। और साथ ही साथ जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगा तो वहाँ का जो प्रोसेस होगा या रूल होगा, ताकि आप उस रूल को समझ पाए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक ओवरव्यू जो होता है मैथमेटिकल टूल्स का, उन टूल्स का ओवरव्यू ले रहे हैं इस सीरीज़ में। वेल, तो ये दूसरा रूल था। अब कुछ मेथड्स होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर हम लोग जो सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसे देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे इस सीरीज़ में अभी के लिए हम लोग इसे सस्पेंड कर रहे हैं, या फिर इसे मुझे कहना चाहिए कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसे जानने के लिए या इसे अप्लाई करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे रूल्स फॉलो होंगे जो कि हम लोग अभी तक पढ़े नहीं हैं।
और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएशन का एक फंडामेंटल आइडिया होने के साथ साथ कुछ इंट्यूटिव आइडिया भी चाहिए होता है, ताकि वो जो फार्मूलाज है फार्मूलाज बड़े फ्रिक्वेंटली हमारे दिमाग में आ जाए, तभी जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मज़ा आता है या उसे हम लोग ठीक तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। वैसे इन चीज़ों को समझना है तो आप किसी भी मैथमेटिक्स के लेक्चर के स्टैंडर्ड 12th के इंटीग्रेशन के वीडियोज़ को देख लीजिए, तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ बेसिक आइडिया लेने के लिए हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का एक तरीके को या एक मेथड को चूज़ कर रहे हैं जो कि आसान है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये फ्रीक्वेंटली यूज़ भी होता है, बहुत कॉमन यूज़ होता है इसका। सिंपल इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ हो जाता है। तो फिर यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है कोसाइन ऑफ 5x dx। हमें पता है कोसाइन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है नेगेटिव ऑफ साइन, माफ कीजिएगा, साइन ऑफ x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है बल्कि 5 ऑफ x है। तो इसे वैसे तो आप सिंपली चेक करते हुए एंटी डिफरेंशिएशन के तौर पे कुछ फंक्शन को चूज़ करते हुए उसे डिफरेंशिएट करते हुए आप चेक कर सकते हैं, बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का आइडिया लेने के लिए इसे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5x को y मान लेते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट 5x y है, तो हमने 5x को y से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ y dx। अब देखिए यहां पर कोसाइन ऑफ y, अगर यहां पर dy रहता तो हम बड़े आसानी से इसे इंटीग्रेट कर पाते, ये साइन ऑफ y हो जाता। लेकिन यहां पर x है, dx है, इसे dy में हमें कन्वर्ट करना होगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल होगा यहां पर भी वही वाला वेरिएबल होना चाहिए। तो फिर इस dx को dy में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x और y के बीच कोई रिलेशन हमें पता है क्या? हाँ, हमने कंसीडर किया है x और y के बीच का रिलेशन। अगर x और y के बीच का रिलेशन हमें पता हो तो फिर हम dx और dy के बीच में भी रिलेशन पता कर सकते हैं। कैसे? अगर हम दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो, अगर हम दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा d dx ऑफ 5x इज इक्वल टू d dx ऑफ y, उसी को हम dy dx कह सकते हैं, d dx ऑफ y। अब यहाँ से 5x को डिफरेंशिएट करने से ये बन जाता है 5, ये कांस्टेंट है, इसे इंटैक्ट बाहर ले जा सकते हैं हम। सो 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स या फिर dx ओवर dx, तो ये तो 1 बन जाएगा। सो 5 इज इक्वल टू dy dx, और dx को हमें हटाना है तो दिस dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई 5। तो फिर यहाँ पर dx के जगह पे dy डिवाइडेड बाई 5 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो कोसाइन ऑफ y इंटू dy डिवाइडेड बाई 5 तो कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले जा सकते हैं, तो हमने उसे बाहर भेज दिया 1 ओवर 5, आई एम सॉरी, दिस इज 1 ओवर 5। सो 1 ओवर 5 इंटू कोसाइन ऑफ y dy। चलिए इसे थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। सो 1 ओवर 5, इसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जा रहे हैं। अब देखिए ये कोसाइन ऑफ y dy, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा साइन ऑफ y। लेकिन यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल x है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें x लाना होगा। y तो हमने माना है, इंटरमीडिएट टर्म के तौर पे हमने उस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है जो कि x डिपेंडेंट है, लेकिन उसे अभी हमें हटाना होगा क्योंकि हमने उसे इंट्रोड्यूस किया बाय फोर्स, तो उसे अभी हम लोग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? y और x के बीच रिलेशन हमें पता है, हमने पहले ही माना है 5x इज इक्वल टू y, वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5x,
और प्लस सी। आप इसे डिफरेंशिएट करके देखिए, आपको मिलेगा कोसाइन ऑफ 5x। अगर यहाँ पर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ डी डी एक्स ऑफ 1/5 इंटू साइन ऑफ 5 ऑफ x प्लस सी, तो फिर हमें क्या मिलेगा देखिए, इस 1/5 को हम कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले जा सकते हैं और फिर साइन ऑफ 5 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ 5x, और चूंकि ये x के बदले 5x है तो 5x को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। 5x को डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है 5, और यहाँ पर प्लस सी तो कांस्टेंट है, उसे डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है 0। तो इस 0 को हटा दे, एडेड है, और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कोसाइन ऑफ 5x। यहाँ पर देखें, सो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है कोसाइन ऑफ 5x। इसका मतलब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा। अब अगला एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर इस केस में देखिए हम क्या करेंगे। इस केस में अगर हम 2x प्लस 5 को एक इंटरमीडिएट वेरिएबल के तौर पे हम इसे रिप्रेजेंट करें y के तौर पे, तो देखिए ये जो है ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पर मिलेगा हमें dx, लेकिन इस dx को हटाना होगा, यहाँ पर dy इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में, सो डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y, यानी कि dy ओवर dx या dy dx। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा dy ओवर dx के। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि dx के लिए हमें वैल्यू चाहिए, सो dx इज इक्वल टू dy ओवर 2। तो dy ओवर 2, तो यहाँ पर dx के जगह dy हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 आएगा उसे हम बाहर ले जाएंगे। सो 1 ओवर y dy, dx के जगह dy ओवर 2, तो वही डिवाइडेड बाय 2 को हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाएंगे। अब हमें पता है 1 ओवर y dy ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y, सो ये बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब आंसर जो है ये हमें x के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो x के रेस्पेक्ट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो y के जगह ये वाला वैल्यू जो है हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो 1 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसे डिफरेंशिएट करके देखें, आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले सिचुएशन की तरफ, और हमें इस वाले फंक्शन को x स्क्वायर्ड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इंटू dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या किया जाए यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ से x स्क्वायर्ड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर देखें हम x स्क्वायर्ड, अगर मान ले यहाँ पर मैं x स्क्वायर्ड प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 इसे y मानता हूँ, तो किस तरह का प्रॉब्लम आएगा। देखिए ऐसा करने से ये तो स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा, और यहाँ पर जो dx है इसे हम dy से सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सब्सटीट्यूटेड हो जाता है तो फिर हम, या फिर कोई कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर dy डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा, लेट अस से दैट कांस्टेंट इसके हो सकता है 2, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो फिर इसे इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ y इज़ y टू द पावर हाफ,
और यहाँ पर अगर dy रहे, कोई कांस्टेंट रहे तो उसे तो हम बाहर ले जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा y टू द पावर हाफ प्लस 1 पावर में डिवाइडेड बाय वही हाफ प्लस 1। लेकिन क्या ऐसा हम कर पाएंगे इस केस में? चलिए देखते हैं। इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये तो बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू 4 12। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 3 इंटू 4 12 और x टू द पावर 4, इसे डिफरेंशिएट करने से 4 तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने और x का पावर 1 घट जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू dy ओवर dx। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो है dx, अगर हम dx के लिए वैल्यू पता करें तो ये जो टर्म है ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dy ओवर ये वाला टर्म, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर ये फंक्शन तो रहेगा ही, ये dx को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ dy तो आ जाएगा, ये वाला dy यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में x का एक फंक्शन आ जाएगा जिसे सॉल्व करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल अब बना वो वेरिएबल y है, x नहीं है, तो x का टर्म यहाँ पर रह जाएगा, तो उसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में कोशिश करके देखते हैं। अगर हम यहाँ से x स्क्वायर्ड को स्क्वायर रूट के बाहर ले जाते हैं पहले, तो कैसा सिचुएशन होगा। देखिए x स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अगर हम बाहर ले जाते हैं तो फिर वो बन जाएगा x और स्क्वायर रूट के अंदर हमने x स्क्वायर को बाहर भेजा है तो ये 1 प्लस 3 और x स्क्वायर चला गया तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये होता है x टू द पावर 4। एक एक्स स्क्वायर को हमने स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया है। वेल dx, अब यहाँ पर अगर हम 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इसे अगर हम y मानते हैं तो फिर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, ये तो 0 बन जाएगा डिफरेंशिएट करने से, 1 ये इसे डिफरेंशिएट करें तो 0 बन जाएगा, और 3x स्क्वायर्ड इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू ये x स्क्वायर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाइड होगा यहाँ पर, और x टू द पावर 2 माइनस 1 इज़ 1, सो दैट इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू x dx, माफ़ कीजिएगा x dx, x को रख देते हैं यहाँ पर x dx इज इक्वल टू dy ओवर 6, 3 इंटू 2 इज 6। हमने x dx क्यों कंसिडर किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए x dx है, x इंटू डी एक्स, सो उस x इंटू डी एक्स को हम dy ओवर 6 मानेंगे। सो 1 ओवर 6 इंटू ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला टर्म तो y है, सो स्क्वायर रूट ऑफ y, और x dx हो जाएगा dy ओवर 6, तो ये डिवाइडेड बाय 6 यहाँ तो है ही, और ये dy सो ये बन जाएगा 1/6 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर हाफ dy। और हमें पता है ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अप्रोच करते हैं। सो 1/6 तो रह गया, और y टू द पावर हाफ dy इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो y टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय वही हाफ प्लस 1, और फिर हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होगा। सो 1/6 इंटू y टू द पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2। अब प्लस c, अब देखिए यहाँ से हम इसे जस्ट सॉल्व करना है और कुछ बाकी नहीं है। 1/6 इंटू ये 3 जो है 2 को न्यूमरेटर में भेज दिए, इंटू 3 डिनोमिनेटर में आ गया, और माफ़ कीजिएगा 3 डिनोमिनेटर में रह गया, और y टू द पावर 3 ओवर 2, तो y को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से इस वाला फंक्शन से। सो 1 प्लस 3x स्क्वायर्ड टू द पावर 3 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 9 बन जाएगा। सो यहाँ पर ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 9। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो 1 डिवाइडेड बाई 9, आप इसे डिफ्रेंशिएट करके देख ले इस वाले फंक्शन को। सो 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर्ड
टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं कि हम इंटरमीडिएट वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सुविधा अनुसार। जो जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए रिक्वायर्ड जो है वैसा हम कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है dx dy से सब्स्टिट्यूटेड हो जाए। ऐसा सिचुएशन हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकें और फिर हम उसे सब्स्टिट्यूट करके इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के। फ़िलहाल के लिए उसे अभी ग्रास्प कर पाना या समझ पाना अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड के शुरुआत में ही हैं। अभी तो बहुत कुछ जानना है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री को जानेंगे, फिर जाके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 10th में नहीं पढ़ा है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनका यूज़ होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो स्टैंडर्ड 11th में ही आप मैथमेटिक्स के 3rd चैप्टर में जाके आप सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो 11th स्टैंडर्ड 11-12 स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है, उतना ट्रिगोनोमेट्री आप सीख जाएंगे। उसके बाद चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे हम लोग आगे के मुद्दों पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।